हेलो बच्चों, मैं स्माइल से योगीराज यादव, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार। जैसे कि हम लोगों ने पिछले साल कंप्यूटर के प्रकार काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। एक तरह से अभी हम सिर्फ दोहरान करेंगे इन चीज़ों का, क्योंकि मोटा मोटा सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान है ही। तो मूलतः दो आधार पर कंप्यूटरों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। एक तो कंप्यूटर के साइज और दूसरा कंप्यूटर के यूजेज को लेकर के। तो देखिए आपके अब इस 10th क्लास में टेबल बना करके इसे दिखाया गया, बहुत अच्छे से समझ में आता है ये भी। और डेस्कटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। डेस्कटॉप जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, डेस्क यानी टेबल और टॉप यानी ऊपर। टेबल के ऊपर जो कंप्यूटर आ जाता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। लैपटॉप जो लैप में आ जाता है, यानी गोद में रखकर काम करने के लायक साइज होता है इसका। ऐसे ही हैंड कंप्यूटर और टैबलेट्स थोड़ा लैपटॉप से भी छोटे होते हैं। और इस तरह से करके अभी इसी चीज़ को अपन देखिए, क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, एक बार नज़र डालते हैं तो आप लोगों के सारी चीज़ें रिन्यू हो जाएंगी। ये है कंप्यूटर के प्रकार। विभिन्न उद्देश्यों और अनुप्रयोगों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। तो हम देखते हैं कि यूजेज यानी अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, ये अंकों पर कार्य न करके फिजिकल डेटा लेते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, हाइट, वेट वगैरह एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें इनका। जैसे उदाहरण देखें तो स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर इत्यादि। डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट्स का प्रयोग होता है, अंकीय इनपुट लेता है। ये फ़र्क होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें ये दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी। अब आता है आकार के आधार पर, जैसा हमने अभी 10th की बुक में देखा। माइक्रो कंप्यूटर जैसा कि नाम से ही छोटे कंप्यूटर होते हैं, ये घरों, कार्यालयों, विद्यालयों इत्यादि में काम में लिए जाते हैं। डेस्कटॉप आ ही चुका, अपन देख चुके। लैपटॉप अपन देख चुके। और पाम टॉप जो हथेली में आ जाता है, पाम यानी हथेली होती है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए पाम टॉप। नोटबुक और भी छोटा होता है, गोद में रख के, पाम टॉप से बड़ा होता है, गोद में रख के चलाया जा सकता है। लेकिन टैबलेट इन दोनों के बीच का साइज होता है। और अब आता है मिनी कंप्यूटर। ये थोड़ा मेमोरी संग्रहण क्षमता इनकी अधिक होती है और इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं, यानी ये थोड़ा बड़े होते हैं। ये देखिए, तो जितनी ज़रूरत के हिसाब से सीपीयू अधिक होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये बहुत बड़े होते हैं। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर और फिर परम कंप्यूटर। तो ये हम लोगों ने क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ा है, इसलिए एक बार आप लोगों के नज़र से निकालना ज़रूरी लगा मुझे। अब देखते हैं मेमोरी की भूमिका। कंप्यूटर में जो भंडारण, संग्रहण क्षमता, भाई हमने जो काम किया वो हमें यदि मिला ही नहीं, 10 मिनट बाद पता चला ख़त्म, तो कंप्यूटर का कोई यूज़ ही नहीं रह जाता। लेकिन कंप्यूटर में भंडारण की बहुत ज़बरदस्त क्षमता है, जो कि आज हम सुरक्षित करेंगे वो चीज़ 10-20 साल बाद भी एज इट इज़ आपको मिलेगी। तो ये जैसा कि अपन जानते हैं
कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में दर्शाया गया है। 8 बिट के संयोजन को 1 बाइट बोलते हैं। ये अपन देख चुके हैं मेमोरी यूनिट्स में। मेमोरी यूनिट पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाई थी। अभी आपको फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारी मेमोरी यूनिट है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। तो मेनली कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स का जो है एक तरह से पैरामीटर है वो 1024 स्टैंडर्ड है। अब वो किलोबाइट होगा या मेगाबाइट होगा, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट या योटाबाइट, तो जो भी होगा, लेकिन 1024 इसकी एक यूनिट है। तो वापस से आते हैं अपन। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट जो उसमें टेबल के फॉर्म बहुत शॉर्ट उसमें दे रखा है, या पूरा डिटेल में आपको समझा के दे रखा है, जो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आता है कंप्यूटर निष्पादन। चाहे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल व्यापार में करें या व्यक्तिगत तौर पर, यह महत्वपूर्ण है कि आपका कंप्यूटर दक्षतापूर्वक चलना चाहिए, जबकि निष्पादन एक कारक पर निर्भर नहीं करता। यानी लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को, निपुणता को, कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं। नीचे दी गई तालिका में ये सारी चीज़ें आपको देखिए। कारक और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क है, अपन जानते ही हैं। तो जितना अच्छा CPU होगा उतना कार्य क्षमता अधिक होगी। हार्ड डिस्क भंडारण क्षमता यानी संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होगी या पर्याप्त नहीं होगी, आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होगी, तो भी आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा। फिर आता है रैम। रैम पर रखे गए डेटा की पुनः प्राप्ति की गति बहुत तेज होती है। इसका कारण यह है कि कंप्यूटर इसका उपयोग ऐसी सूचना के भंडारण में करता है जो वर्तमान में उपयोग में है। यानी एट वंस जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने दोनों हाथ में एक साथ में 1 बॉल ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 4 बॉल लेंगे तो हमें 2 बॉलें ऊपर उछाल के रखनी होती हैं, दोनों हाथों में लेके रख सकते हैं। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, कंप्यूटर एक समय में हजारों बॉल्स को हैंडल कर लेता है। तो वो सारी चीज़ जो करने वाला होता है वो काम रैम का होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म्स आप लोग को याद रखनी चाहिए। अब आता है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। ये कंप्यूटर का यदि कुछ उत्पन्न नहीं करेगा तो कोई काम का नहीं है। तो क्या उत्पन्न करता है, उस चीज़ को हमें, इसका जो बहुत वाइड एरिया है उसे समझने की ज़रूरत है। अलग अलग कार्यों के लिए हम देखते हैं अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं कंप्यूटर के, लेकिन वो क्या, कैसे, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और पब्लिशिंग प्रोग्राम्स। पब्लिशिंग जैसा नाम से ही समझ में आता है, यानी प्रिंटिंग से संबंधित चीज़ें, डेस्कटॉप प्रिंटिंग भी बोलते हैं जिसको, DTP भी बोलते हैं। तो आप टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाते हैं, संशोधित करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम उपयोग करते हैं। आप टेक्स्ट टाइप और संशोधन कर सकते हैं, वर्तनी जांच, प्रूफ रीडिंग आप लोगों को सिखाया गया है, प्रूफ रीड कैसे करते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में यदि कोई एक वर्ड पर्टिकुलर गलत है तो उसको फाइंड एंड सर्च करके रिप्लेस किया जा सकता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। फॉर्मेटिंग वगैरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड सामान्य तौर पर वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त प्रोग्राम है। पब्लिशिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल दस्तावेज बनाने के लिए टेक्स्ट और ग्राफिक्स को जोड़ने में किया जाता है। जैसे
विवरणिकाएं, शुभकामनाएं कार्ड, वार्षिक रिपोर्ट, पुस्तकों या पत्रिकाओं को बनाने में इन प्रोग्राम्स में वर्ड प्रोसेसिंग और ग्राफिक विशेषताएं भी होती हैं ताकि आप डॉक्यूमेंट को और असल में देखा जाए तो MS वर्ड एक बिल्कुल शुरुआती जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ग्राफिक्स की डिजाइनिंग कर सकते हैं, और ये इतना यूज़र फ्रेंडली और इतना इजी होता है कि इसमें कोई भी कर सकता है। किसी से कुछ नहीं पूछा, कहीं से कुछ नहीं सीखा, तब भी यदि 10 दिन बैठ कर के एक बच्चा काम करेगा तो कंप्यूटर में MS ऑफिस पे कुछ ना कुछ तैयार कर लेगा। ऐसे ही प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन का नाम लेते ही PPT आपने पावर पॉइंट किया हुआ है, आपको याद आएगा PPT और भी आसान है, उसमें आप हल्का सा काम करेंगे बहुत मैक्सिमम आउटपुट देता है। अपने स्लाइड्स के यहाँ रेडीमेड बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, तो इसमें डिज़ाइन करना अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही आसान है। ऐसे स्प्रेडशीट, ये MS ऑफिस का ही प्रोग्राम है, एक्सेल नाम है जिसका, जिसमें कि स्प्रेडशीट्स तैयार होती है। ये टोटल एक्चुअली नंबर्स का जो काम होता है, संख्याओं का काम होता है, गणित का काम होता है, अकाउंटिंग का काम होता है, उसके लिए एक्सेल बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है। तो अब आता है डेटाबेस प्रोग्राम। डेटाबेस भी वही एक्सेल से रिलेटेड ही काम है, डेटा एंट्री वगैरह के लिए, तो ये भी लगभग एक्सेल से मिलता जुलता ही सब कुछ है इसमें। अब आते हैं ग्राफिक। देखिए, ग्राफिक की शुरुआत तो हम पेंट से करते हैं। पेंट में आप लोगों ने खूब सारे चित्र बनाए हैं और बहुत खुशी होती है जब पहली बार बच्चे MS पेंट पर काम करते हैं और चित्र बनाते हैं। बच्चों, आपको आश्चर्य होगा कि पेंट तो कुछ भी नहीं है, मतलब डिजाइनिंग के जो ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स हैं उनका शायद 1% फीचर्स भी नहीं है इसमें। तो आप जैसे जैसे और आगे सीखोगे, आगे देखोगे, तो इतना यूज़र फ्रेंडली आप मतलब और ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स देखोगे जिसमें कि बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन की जा सकती है। उसमें बहुत ही मददगार साबित होते हैं प्रोग्राम्स। अब आता है संचार कार्यक्रम, कम्युनिकेशन प्रोग्राम। जैसे आप टेलीफोन या डाक सुविधा की सहायता से अपने मित्रों परिवार से संपर्क रखते हैं, उसी प्रकार आप लोगों से संचार के कंप्यूटरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में विशेष प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कम्युनिकेशन प्रोग्राम कहते हैं, और इनसे आप डिजिटल रूप में अन्य को संदेश दे सकते हैं। देखिए, संचार अभी हम व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम मेल करना सीख चुके हैं, हम गूगल ड्राइव पर डाटा, बहुत बड़ा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस तरह से जो भी कम्युनिकेशन का संप्रेषण से संबंधित जो भी आज की डेट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सब के सब में आपको कंप्यूटर दिखाई देगा। कैसे क्या, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। ईमेल हम पढ़ चुके हैं बहुत विस्तार से। इसमें जो चीज़ अभी मेरे को ध्यान आई बाद में कि यूज़र नेम @example.com ये लिखा हुआ है। अब यूज़र नेम में तो आपका नाम आ गया, लेकिन के बाद जो example.com है लिखा हुआ है, ये प्रयोक्ता का नाम है। इसमें पर होने का संकेत है, और एग्जाम्पल ये डोमेन नेम है। मतलब यूज़र नेम तो हो गया प्रयोक्ता, जिसने जो यूज़ कर रहा है, मतलब मैंने मेरे नाम से आईडी बनाई, ये यूज़र नेम हो गया, ठीक है। और इसके बाद के बाद जो है, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। ये जैसे हम लोगों ने बनाना सीखा जीमेल में, तो हमारा डोमेन हो गया जीमेल। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां अपने अपने ईमेल बनाने की फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे yahoo.com है, तो इसमें yahoo.com जो है ये हो गया डोमेन नेम। ऐसे रेडिफ है, हॉटमेल है, ऐसे बहुत सारे मेलिंग के साइट्स हैं जो कि आपको ईमेल अकाउंट की
फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब आता है चैटिंग। चैटिंग तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब दुनिया के किसी कोने में कोई बैठा हुआ है, इधर से टाइप करो दूसरी तरफ मिल जाता है, और ये बिल्कुल तत्काल रियल टाइम रिस्पांस होता है इसमें। इधर से एंटर किया, उधर रिस्पांस मिल गया। तो ये हमारा आज का चैप्टर इतना ही।